नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब आपके RSCIT एग्ज़ाम में समय बहुत ही कम रह चुका है। दोस्तों, इसको देखते हुए मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर RSCIT एग्ज़ाम के नए सिलेबस के अनुसार 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं वो मैंने खुद ने तैयार किए हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन 35 प्रश्नों में से लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है यूएसबी का पूरा रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो दोस्तों यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कौन वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि कौन आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। तो दोस्तों इस प्रश्न को पहले समझिए। देखिए, आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में चलता है, जबकि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो कि केवल एक कंपनी के अंदर चलता है, यानी कि एक कंपनी ही उसे चला सकती है। तो दोस्तों जो पूरी दुनिया में नेटवर्क चलता है उसका नाम है इंटरनेट, और जो केवल आमतौर पर एक कंपनी में चलता है उस नेटवर्क को कहते हैं इंट्रानेट। यानी कि दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है वेब पेज, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपको यदि चित्र देखने हैं, वीडियो देखनी है या फिर कोई वेबसाइट देखनी है तो दोस्तों आप किसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों आप उपयोग करोगे वेब ब्राउजर का। वेब ब्राउजर के यदि आपको एग्जाम्पल बताऊं तो गूगल है, गूगल क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउजर है। ये सभी के सभी दोस्तों वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। यानी कि दोस्तों तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का मतलब समझना होगा। देखिए, जब हम पुराने ज़माने में मोबाइल यूज करते थे और यदि मोबाइल के अंदर मेमोरी भर जाती थी तो हम क्या करते थे, इस मेमोरी को खाली करने के लिए इस मेमोरी को किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन नहीं दोस्तों, ज़माना है वो मॉडर्न हो चुका है और अब जो मोबाइल कंपनियां हैं वो मोबाइल के अंदर एक ऐप देती है। उस ऐप का नाम है ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज। दोस्तों इस ऐप में हम क्या कर सकते हैं, अपनी फ़ोन की मेमोरी है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपनी फ़ोन मेमोरी को खाली कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो ऐप हैं वो हैं गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है निम्न में से MS वर्ड 2010 में फॉन्ट शैली नहीं है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉन्ट शैली का मतलब समझना होगा। दोस्तों फॉन्ट शैली की यदि आपको मैं एग्जांपल बताऊं तो वो है बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। यदि मैं कोई एक शब्द लिखता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं कैट, दोस्तों इसको यदि मैं बोल्ड फॉन्ट शैली में लिखूं तो वो जो है वो कुछ गाढ़ा लिखेगा, इसे बोलते हैं बोल्ड फॉन्ट शैली। और दोस्तों यदि मैं आपको इटैलिक्स फॉन्ट शैली के अंदर कैट लिख के बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा होगा। क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा टेढ़ा होगा। ये क्या है, इटैलिक्स फॉन्ट शैली है। और वहीं यदि आपको मैं अंडरलाइन फॉन्ट शैली के अंदर आपको कैट लिख के बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कि नीचे शब्द की अंडरलाइन होगी। यानी कि दोस्तों MS वर्ड 2010 के अंदर जो फॉन्ट शैली नहीं है वो नहीं है सेंटर। पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। दोस्तों जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है वो होता है पेज ओरिएंटेशन। ये जो प्रश्न है वो MS वर्ड से आया हुआ है। यदि मैं आपको लैंडस्केप का बताऊं तो उसका जो पेज ओरिएंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और यदि मैं पोर्ट्रेट का बताऊं तो पोर्ट्रेट का पेज ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। यानी कि जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं वो एक प्रकार के MS वर्ड के अंदर पेज ओरिएंटेशन है। तो करेक्ट आंसर छठे का होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ किस फंक्शन के द्वारा साझा कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब समझिए। देखिए हमारे पास में क्या है, दो मोबाइल हैं। हमें क्या करना है, इस मोबाइल से इस मोबाइल की तरफ एक डॉक्यूमेंट को भेजना है, दस्तावेज को भेजना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, दोनों ही मोबाइलों के अंदर ब्लूटूथ ओपन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट को आप शेयर कर सकते हो। उसी के साथ में दोनों ही मोबाइलों के अंदर आप जीमेल ओपन करके भी इस मोबाइल से इस मोबाइल की तरफ उस डॉक्यूमेंट को भेज सकते हो। यानी कि दोस्तों ब्लूटूथ और ईमेल की माध्यम से आप दस्तावेज को साझा कर सकते हो दोस्तों। यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है। तो दोस्तों वो ठहराता है कैश मेमोरी। आप सबको बता देना चाहता हूं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे तेज जो मेमोरी होती है उसका नाम है कैश मेमोरी। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है डेटा पदानुक्रम का आरोहण क्रम है। यानी कि दोस्तों आपको
जो डेटा की बढ़ती हुई यूनिटें हैं वो बतानी है। देखिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी है बिट, बिट से बड़ी है बाइट, और बाइट से बड़ी है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड से बड़ी है फील्ड, और फील्ड से बड़ी है फाइल, और सबसे बड़ी है डेटाबेस। यानी कि दोस्तों ये क्या है, बढ़ती हुई डेटा की यूनिट्स है, यानी कि 9वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है। यानी कि दोस्तों आपसे डाटा ट्रांसफर की यूनिट पूछी गई है। तो दोस्तों डाटा ट्रांसफर की यूनिट होती है बिट्स प्रति सेकंड। क्या होती है दोस्तों, बिट्स प्रति सेकंड, यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, वीजीए कार्ड क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे वीजीए की फुल फॉर्म पूछी है, तो वीजीए की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड। आगे चलते हैं, हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, FAT का पूरा रूप क्या है। यानी कि दोस्तों आपसे फेट की फुल फॉर्म पूछी है, तो दोस्तों फेट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। यानी कि 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो दोस्तों 1 किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। और वहीं मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो 1 बाइट होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, 8 बिट के बराबर होता है। और दोस्तों जो 1 किलोबाइट है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। यानी कि दोस्तों आपको विंडोज 10 के अंदर यदि आपको गणितीय अभिव्यक्ति करनी है यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो आप किस टूल से करेंगे, तो वो टूल है मैथ इनपुट टूल। यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा करेक्टर फाइल नेम में शामिल नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों वो हमारे पास में करेक्टर है डॉट करेक्टर। यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में बुक मार्क का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि बुक मार्क जो है वो MS वर्ड 2010 में होता है। और बुक मार्क का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि यदि हम MS वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट खोल के बैठे हैं और हमने उस कंप्यूटर को क्या कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, और दोस्तों जब हम उस कंप्यूटर को पावर ऑन करेंगे और MS वर्ड को खोलेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं रहेगी। लेकिन बुक मार्क एक ऐसा फंक्शन है जिसके माध्यम से वो जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास में भविष्य के अंदर फिर से आ जाएगी। यानी कि दोस्तों एक स्थान या पाठ का चयन पहचानने के लिए, जिससे आप अपना नाम भविष्य के अंदर देख सकते हो या पहचान सकते हो। यानी कि दोस्तों 16वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल 2010 में स्ट्रिंग के शुरू और अंत के रिक्त स्थान और डुप्लीकेट रिक्त स्थान को हटाने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको MS एक्सेल 2010 खोलना है और आपके पास में उस सेल के अंदर यदि आप कोई फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको शुरुआती फॉर्मूला और अंतिम फॉर्मूला यदि आपको हटाना है तो आप ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, जब कोई एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त होती है या इंटरनेट से डाउनलोड होती है तो यह स्वचालित रूप से MS एक्सेल 2010 में संभावित खतरों को दूर करने के लिए किसमें खुलती है। यानी कि दोस्तों यदि आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो या ईमेल से प्राप्त कर रहे हो तो यदि आप उसको MS एक्सेल के अंदर खोलोगे तो वो जो फाइल है वो आपको ओपन फोल्डर के अंदर नहीं मिलेगी, जबकि वो जो फाइल है वो प्रोटेक्टेड व्यू फोल्डर के अंदर मिलेगी, क्योंकि उसको संभावित खतरों की क्या होती है, चेतावनी होती है MS एक्सेल को। तो ये हमारे पास में बढ़िया ऑप्शन है प्रोटेक्टेड व्यू। यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, आप MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने कंप्यूटर में MS पावरपॉइंट के अंदर काम कर रहे हो और आपको फोटो का एनिमेशन बनाना है, चित्र का एनिमेशन बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप MS पावरपॉइंट के इंसर्ट टैब में जाओगे और फोटो पे क्लिक करके एनिमेशन बनाना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों हमारे पास में पहला ऑप्शन ए है, यह जानकारी पुनः प्राप्ति को तेजी बनाता है क्योंकि प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। तो दोस्तों ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा प्राथमिक कुंजी के बारे में। और वहीं जो ऑप्शन बी दिया गया है, प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सॉर्ट किए जा सकते हैं, तो दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे हमारे पास में ऑप्शन सी है, यह तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश से बताता है। तो दोस्तों ये भी क्या है,
बिल्कुल सही ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों प्राथमिक कुंजी के बारे में उपयुक्त सभी कथन हैं वो सत्य हैं। 20वें का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको दो कथन या दो वक्तव्य दिए गए हैं। पहला वक्तव्य है विंडोज 10 में आप फाइल एक्सप्लोरर से सीधे शेयर बटन के साथ फाइल साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में जो पहला वक्तव्य है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विंडोज 10 के अंदर हमारे पास में शेयर बटन होता है और इसे जो आपकी फाइल है वो सीधे साझा हो जाती है, सीधे शेयर हो जाती है, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से वक्तव्य दूसरा है विंडोज 10 में कोर्टाना विंडोज 10 में एक डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है। दोस्तों ये भी क्या है, बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि विंडोज 10 के अंदर कोर्टाना नाम का ऑप्शन होता है। तो ये जो कोर्टाना है वो क्या करता है, वो हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार से कोर्टाना डिजिटल व्यक्तिगत सहायक है, यानी कि ये दोनों के दोनों वक्तव्य सही हैं। तो आपको ऑप्शन डी में मिलेगा कि दोनों वक्तव्य एक और दो दोनों ही सही हैं। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि 22वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का वैध उदाहरण क्या है। तो दोस्तों वो है हमारे पास में 127.0.0.1। ये क्या है, आईपी एड्रेस का वैध उदाहरण है। यानी कि 23वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियां कितनी होती है। यानी कि दोस्तों आपसे फंक्शन कुंजियां पूछी है। फंक्शन कुंजियां यदि आपको बताऊं तो F1 हो गई, F2 हो गई, F3 हो गई। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल F12 तक क्या होती है, फंक्शन कुंजी होती है। दोस्तों इस प्रकार से कितनी कुंजियां होगी, F12 यानी कि 12 कुंजियां होगी। ये क्या है, फंक्शन कुंजियां हैं। तो दोस्तों 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों कौन सी कुंजी से आगे नहीं बढ़ेगी स्लाइड। देखिए हमारे पास में ये क्या है, कीबोर्ड है। और दोस्तों कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है ESC। क्या होता है दोस्तों, ESC। ये हमारे पास में कुंजी होती है और ये स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देती। तो दोस्तों 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ESC कुंजी। ये क्या करेगी, स्लाइड को आगे नहीं बढ़ने देगी, वहीं पर रोक देगी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है निम्न उपकरणों को पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको कोई एक पेज दे दिया गया जिसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, इन शब्दों को अपने कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर करना है। तो आप क्या करोगे, आप स्कैनर यूज करोगे, स्कैनर के अंदर उस पेज को डालोगे और आपकी जो पाठ्य सामग्री है वो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होने लगेगी। यानी कि दोस्तों आप छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित कर दोगे। तो दोस्तों वो हमारे पास में जो डिवाइस है उसका नाम है स्कैनर। यानी कि 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो दोस्तों वो हमारे पास में सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट बनती है और MS एक्सेल के अंदर वर्कशीट बनती है और MS पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन या स्लाइड बनती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। दोस्तों आपने वायरस तो बहुत सुन रखा होगा, लेकिन कंप्यूटर वायरस के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है डाटा को हानि पहुंचाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा पड़ा है उसको कंप्यूटर वायरस है वो हानि पहुंचाता है। उसी प्रकार से संक्रमित कंप्यूटर में उपयोग किए जाने पर रिमूवेबल ड्राइव पर आपके ज्ञान के बिना प्रतिलिपि बना देता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में कोई फाइल पड़ी है, उस फाइल को डबल कर देता है, उस फाइल की कॉपी कर देता है कंप्यूटर वायरस। तो क्या है, ये दोनों ही चीज़ें कंप्यूटर वायरस करता है। उसी प्रकार से केवल परेशान करता है, आपको समय समय पर स्पैम आएंगे, हैकर्स आएंगे, वो क्या करता है दोस्तों, वो कंप्यूटर वायरस ही करता है। यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है डेटा संचारित करने के लिए कांच धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है। तो दोस्तों आपने हाल ही में सुना होगा कि जियो फाइबर केबल आ चुकी है, जो कि बहुत ही तेजी से स्पीड देती है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो बहुत ही तेजी से संचारित होता है। दोस्तों ये जो फाइबर है वो बनी होती है ऑप्टिकल केबल से। किसे बनी होती है दोस्तों, ऑप्टिकल केबल से। और इसमें जो डाटा संचारित होता है वो बहुत ही तेज गति से होता है। और ये जो केबल है वो कांच धागे से बनी होती है। यानी कि वो जो हमारे पास में केबल है वो है ऑप्टिकल केबल। 29वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है आपके हार्ड ड्राइव डाटा को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। दोस्तों देखिए, आपने अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को रीसेट कर दिया तो आपके कॉन्टैक्ट हैं, आपकी वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको वापस लाने हैं, वो सभी की सभी चीज़ें हैं वो वापस लानी है। तो आप क्या करोगे, बैकअप करोगे। यानी कि आपके जो डाटा है वो फिर से सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर है
वो होगा ऑप्शन नंबर बी बैकअप। आगे चलते हैं, हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है ग्रुप, यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेस में Alt प्लस F4 का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप यदि MS एक्सेस में या MS वर्ड में या MS पावरपॉइंट में किसी में भी कार्य कर रहे हो, आपने कीबोर्ड के अंदर Alt प्लस F4 दबा दिया, तो दोस्तों आप क्या हो जाओगे, उस सॉफ्टवेयर से या उस एप्लीकेशन से बाहर हो जाओगे और अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन है उस पर आ जाओगे। यानी कि दोस्तों आप क्या करोगे, MS एक्सेस 2010 से बाहर आ जाओगे Alt प्लस F4 दबाने से। 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 8 में हटाया गया था? तो वो है स्टार्ट मेनू। क्या है दोस्तों, स्टार्ट मेनू, यानी कि 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। तो दोस्तों आप सभी ने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट तो सुन रखा होगा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा वर्ड बेड भी जारी किया गया है जो कि वर्ड प्रोसेसर का हिस्सा है। यानी कि दोस्तों 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 35वां प्रश्न पूछा गया है, विंडोज 10 में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग की जाती है? यानी कि दोस्तों आपने विंडोज 10 के अंदर कोई सॉफ्टवेयर खोल रखा है और उसकी जो बड़ी सी स्क्रीन है वो खुल चुकी है। यदि आपको उस स्क्रीन को मिनिमाइज करना है तो आप क्या करोगे दोस्तों, विंडोज की प्लस डी दबाओगे। क्या दबाओगे दोस्तों, विंडोज की प्लस डी, तो आपकी जो स्क्रीन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। यानी कि दोस्तों 35वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RCIT एग्जाम को देखते हुए नए सिलेबस के अनुसार एक बेस्ट और शानदार मॉडल पेपर बताया जिसमें टोटल 35 प्रश्न रहे। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं। और दोस्तों आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि उनका भी आने वाला RCIT एग्जाम होना है। जब दोस्तों आप उनकी मदद करोगे तो भगवान भी आपकी मदद जरूर करने वाला है। और साथ ही दोस्तों यदि आपका इन प्रश्नों में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछें, मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।